चुके हैं BRL 7 यानी कि स्टोर ऑपरेशंस पार्ट 1 का सोल्यूशन। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके पास होंगे 8 क्वेश्चंस और 8 में से करने होंगे आपको कोई 5। तो क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 मिलेंगे ना, और आपके पास 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो अटेम्प्ट एनी 5 लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 5। आपको कोई 5 ही करने हैं, ठीक है, एनी 5। और हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है। अब इंटरनल चॉइस हो सकती है, मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में ABCD करके 4 आ गए, उसमें से बोला राइट एनी 2, इंटरनल चॉइस होती है, वो क्वेश्चन के अंदर और कोई चॉइस होती है तो राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टोर मैनेजर। इसको हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। देखो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर हमें रिटेल स्टोर के जितने भी फंक्शंस हम लोग करवा रहे हैं, है ना, हमने कोई भी SOP बनाई, डॉक्यूमेंटेड रूल वगैरह बना दिए, स्टेप्स बना दिए फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बट जब तक इन सभी फंक्शंस और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन, जब हम इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो मैनेजिंग is the most important part to run all the functions effectively in order to achieve the end results. Okay? हम क्या करते हैं, जब भी हम स्टोर ऑपरेशंस को प्लान करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कस्टमर्स को मैनेज करते हैं, मैन पावर को मैनेज करते हैं, स्पेस को मैनेज करते हैं, फिक्सचर्स, प्रमोशन, स्टैट्यूटरी लाइसेंसेस, परमिशंस और ऐसे बहुत सारे कंप्लाइंसेस को भी मैनेज करते हैं। मतलब भैया मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है ना। जो भी फंक्शन आप करेंगे उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो दिस इन्वॉल्व्स थिंग्स लाइक मैनेजिंग द स्टोर ड्यूरिंग टफ वेदर कंडीशन, प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प, और भी बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे एफर्ट्स आप लोगों को लगाने पड़ते हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने कोई प्रमोशन कराया और उसका जो प्रोडक्ट जो आ रहा है आपके पास, मान लेते हैं आपने डर्मी कूल का ऐड करा दिया, जलती चुभती गर्मी ठंडी आया मौसम डर्मी कूल वाला, ऐसा ऐड चलवा दिया आपने, लेकिन अब आपके स्टोर में डर्मी कूल है ही नहीं। कोऑर्डिनेटेड वे में आप क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस का, तो इसके लिए मैनेजमेंट, प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ओके, सो नाउ हियर आर सम ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मैनेजर इन एनी स्टोर। अब जो मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं भैया। जितना भी सेल टारगेट बनाया है ना सेंट्रल ऑफिस ने, यानी कि जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने जितना भी सेल्स टारगेट बताया है उसको अचीव करना है। ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, ठीक है। इफेक्टिव सर्विसेज देगा कस्टमर्स को कौन, मैनेजर। ये इंश्योर, ऐसा नहीं डायरेक्टली मैनेजर ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, बट for sure he will manage and take care, okay, the need of the customers. right type of manpower ये सभी functions में allocate कराए जाएंगे with the help of managing, जिससे satisfactory end results निकल कर आ पाएँ। अब मान लेते हैं किसी पेंटर से अगर आप कोई जो है इंजीनियरिंग का काम कराएंगे तो नहीं होगा ना। तो ये मैनेजर को देखना है कि भैया कौन सा मैन पावर हमें कहाँ लगाना है और कितना रिजल्ट उससे आ पाएगा। सूटेबल ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कराएगा भैया, हमारा रिटेलर। सूटेबल ट्रेनिंग ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस टू मैन पावर ऑपरेटिंग इन द स्टोर। प्रॉपर मर्चेंडाइज स्टॉक्ड एंड मैनेज एज पर द पॉलिसी ऑफ द स्टोर, ये इंश्योर करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया जितना सामान हमने बोला था उतना स्टॉक में है या नहीं है, पॉलिसी पे है या नहीं है, कि 5% स्टॉक जब बचेगा तब हमें ऑर्डर किसी भी हाल में मंगा लेना है, 10% बचेगा तो मंगा लेना है। इस तरह से SOPs या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मर्चेंडाइज क्या सही से डिस्प्ले किया गया है, स्टोर का लेआउट है ना, और डिस्प्ले मेंटेन की जा रही है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, जब भी ये ना, ये क्या होता है, जैसे लेआउट हो गया, स्टोर डिस्प्ले हो गई, ये बार बार रिवाइज होती रहती है, पता है, प्लानोग्राम चेंज होते रहते हैं, है ना, रीडिज़ाइनिंग होती रहती है स्टोर्स की हर किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी पर्टिकुलर सीज़न में
तो ये सारा का सारा काम मैनेजर को देखना होता है कि हम ये करवा पा रहे हैं क्या हम इन सभी रूल रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर पा रहे हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है। फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड असेट एज वेल एज करंट असेट आर मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय द मैनेजर, जिससे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए और उससे बढ़िया रिटर्न आ पाए। रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज करने का काम कौन करेगा? मैनेजर। स्टोर ऑपरेशन, स्टोर के जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे स्टोर को रन करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, लोगों की सैलरी हो गई, या कोई सपोर्ट्स फंक्शन जैसे मेंटेनेंस के लिए कोई चार्जेस वगैरह लग गए, तो ये क्या है, स्टोर को ऑपरेट करने के लिए कुछ खर्चा लग रहा है ना हमेशा, जिससे हम सभी ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबल बना सके, सभी फंक्शंस को प्रॉफिटेबल बना सके। ऑल स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सब कौन करेगा भैया? हमारा मैनेजर, राइट। रेगुलर टैक्स रिटर्न इन टोटलिटी एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करेगा कौन? हमारा स्टोर मैनेजर। ही विल डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर ऑपरेशंस, कि हमारे पर्टिकुलर स्टोर ऑपरेशंस में किस तरह से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ठीक है, कैसी रिपोर्टिंग होगी, डायरेक्ट डॉटेड रिपोर्टिंग किस तरीके से किसको किसको की जाएगी, तो ये डिस्क्राइब किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द मैनेजर, राइट। द की परफॉर्मेंस KPIs बेसिकली जो स्टोर के ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो डिफ़ाइन किए जाएंगे बाय द मैनेजर्स, की कौन से बेसिस से हमें लेके चलना है, कि कौन सा डेटा हमें किसके रिलेवेंस में, किसको कंपेयर करके हमें ये बताना है कि हमारा स्टोर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें। वाइड रेंज ऑफ बिजनेस प्रोसेस जो भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाने के लिए होती है, उन सभी प्रोसेसेस का ध्यान रखा जाए। वाइड रेंज ऑफ बिजनेस प्रोसेस परफॉर्म एट द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बाय स्टोर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो सभी के सभी जितने भी बिजनेस प्रोसेस हैं या कोई भी ऑपरेशन है, ठीक है, सभी चेन स्टोर्स में चलाने के लिए ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट द्वारा, मतलब ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस किए जा रहे हैं, ठीक, इनके द्वारा ये मैनेज किया जाएगा। अगर ये सारे मैनेजमेंट में से थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, और जो बेस्ट रिजल्ट जो है उस पर्टिकुलर असेट से आने वाला होगा वो नहीं आ पाएगा, राइट। सो हेयर आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रिटेल स्टोर मैनेजर। अच्छा, रिटेल स्टोर ऑपरेशन impression is one of the most noteworthy constituent of integrating planning, although the retail environment is critical constituent of brand communication. Many in-store marketing opportunities lag through psychoanalysis in key areas such as fulfillment, media value, brand equity, matrices, sales lift by the large return on investment. तो हमें रिटेल स्टोर इम्प्रेशंस का भी ध्यान रखना है। अगर हमें विनिंग विज़न चाहिए, हैविंग अ विनिंग विज़न एंड अप्रोच फॉर द रिटेल बिजनेस आर वेरी सिग्निफिकेंट बट नॉट एडिक्वेट टू टिप द ऑड entirely in favor of success. So retail works with retailers, eliminate and personalize the strategies. They have to appreciate their expansion objectives. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतने के लिए सब कुछ कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी ने बताया कि सर आप इस तरीके से सेल करोगे ना तो ज़्यादा बिकेगा। हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि बस हमें नंबर ऑफ़ फिगर्स बढ़ाने, मतलब सेल्स फिगर ही इंक्रीज़ करना, नहीं। वी हैव टू बी एथिकल एज वेल वाइल मैनेजिंग द स्टोर। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कि साम दाम दंड भेद हमें कैसे भी करके बस स्टोर मैनेज करना, नहीं। वी हैव टू एथिकली मैनेज द स्टोर। दीज आर द बेस्ट मैनेजमेंट that can a manager do perform in any retail store, right? चलिए, क्या आप लोगों को पहला सवाल समझ में आया? आप लोग ऐसे अपना ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कहीं ऐसे जंग हो जाए, लड़ाई वड़ाई हो जाए, तो आपको क्या रहना चाहिए? आपकी सेना अगर वहाँ जाएगी तो भाला, तलवार, गोलियां, बंदूक, चाबुक लेके सब लोग तैयार रहोगे ना दुश्मन पे हमला करने के लिए। ऐसे ही सवाल सुनने के साथ साथ आप तैयार रहा करो अपने सवाल दागने के लिए, या फिर आप हाँ या ना बताने के लिए, राइट? चलिए, रेडी? दैट्स ऑसम। नाउ
हमें रिटेल कंज्यूमर, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द रिटेल कस्टमर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल कस्टमर्स। भैया रिटेल कस्टमर कौन होता है और कितने टाइप के रिटेल कस्टमर्स होते हैं? पहले तो कस्टमर कौन होता है? जो भैया पैसा देता है, सामान लेता है, वो है कस्टमर, सिंपल सी भाषा ही, ठीक है। ट्रांजेक्शन, द पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कस्टमर। द पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द ट्रांजेक्शन, राइट, हु बाय द प्रोडक्ट, हु लाइक, जो कस्टमर परचेज करने, जो व्यक्ति परचेज करने जाएगा, जो पैसा देगा, वही कस्टमर है। बट सी, द पर्सन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट इज कंज्यूमर, ओके। अ पर्सन हु हैड परचेज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कस्टमर, और जो उसे कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर। दोनों हो गया, यस, डबल रोल है ना, राइट। जैसे मैंने बर्गर खरीदा और खुद खा लिया, ख़त्म कर दिया, निपटा दिया, ठीक है, तो मैं कौन? कस्टमर भी और कंज्यूमर भी। और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर मतलबी भी, अकेले। सुनो सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि आज शैलेश का जन्मदिन है और हमने क्या किया, हमने 5 रुपए का चॉकलेट ख़रीदा, ठीक है, एज वी आर कंजूस, सो हमने 5 रुपए का चॉकलेट खरीद के शैलेश को दे दिया। इस केस में कस्टमर कौन हुआ? यस, इफ हम लोग ना, है ना, हम सब ने दिया है। 5 रुपये बहुत होते हैं, इकट्ठे थोड़ी दूंगा मैं, कैसी बात करो, ठीक है। सारे के सारे लोग, एक हम लोगों ने, इसलिए हम बोला, मैंने ध्यान से सुना, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, 5 रुपये का चॉकलेट खरीदेंगे और शैलेश को दे देंगे। वी ऑल आर कस्टमर देयर, राइट, बट द ओनली कंज्यूमर हेयर इज शैलेश, ठीक है। देखो 5 रुपये की चॉकलेट मिलने पे 3 बार रिप्लाई शैलेश, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के कस्टमर होते हैं भैया? हमारे पास बहुत टाइप के कस्टमर होते हैं। एक जो, सॉरी, ये हो रखा है, इसको स्किप कर दें। क्या बोलते हैं आप लोग? टाइप्स ऑफ कस्टमर, नाम के हिसाब से बता देते। देखो सुनो एक सुनो फटाफट से। लॉयल कस्टमर वो लोग होते हैं जो बार बार आपके पास से सामान खरीदने ले जाएंगे। डिस्काउंट कस्टमर वो लोग होते हैं जब आपके पास ना सस्ता मिलेगा तभी आएंगे, मतलब बार्गेन हंटर, जैसे कोई सेल निकल गई वहाँ जाएंगे। इम्पल्स कस्टमर वो होते हैं जिनको मन नहीं होता खरीदने का, लेकिन देख लिया प्रोडक्ट तो आ गया आपके पास। नीड बेस्ड कस्टमर, उनको ज़रूरत होगी तभी खरीदने आएंगे, बिना ज़रूरत के सामान नहीं खरीदते। वॉन्डरी कस्टमर, वो वॉन्डरिंग घूमने वाले, जो घुमक्कड़, ऐसे कि आज यहाँ से ले लिया, कल वहाँ से ले लिया, परसों वहाँ से ले लिया, मतलब टेस्ट, नहीं, सिर्फ घूमेंगे नहीं, खरीदेंगे भी ना। कस्टमर बोला है हमने, कस्टमर हु बाइज द प्रोडक्ट, राइट। एमलेस, हाँ, कि कौन से शॉप से जाना है, ठीक है, कहाँ से खरीदना है, आज यहाँ चलो, मतलब कुछ भी खरीदना है, इधर उधर जा रहे हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ द कस्टमर, लॉयल, डिस्काउंट, इम्पल्स, नीड बेस्ड, वॉन्डरिंग कस्टमर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। सवाल और भी बहुत सारा है, बस आपको इतना ही लिखोगे तो बहुत हो जाएगा, देखो ना, ठीक है, यस, हाँ। और आपको याद आ रहा है तो लिख दो, हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय, और ठीक है वरुण, हर्ष, सबका ध्यान रखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, थोड़ा फटाफट से करवाएंगे, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? हमें डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज रिटेल फर्म। कुछ भी फ़र्क नहीं है भैया, देखो सुनो, इसमें ना थोड़ी कठिन अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है, तो आप उस कठिन अंग्रेजी से घबराइए मत, आप पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए। बहुत सरल है, सरल, आसान, इजी। सुनिए, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? प्रिंसिपली हिरार्की परसेप्शन है कि जो काम है ना, सुनो, मान लेते हैं, सुनो, मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक बिज़नेस ओपन किया, वहाँ पे मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मैं टेडी बियर सेल कर रहा हूँ। अब मैं पहले खुद ही, मेरे पास एक सिलाई मशीन थी, थोड़ा कॉटन कहीं से ले आता था, कपड़ा ले आता था, उसी में सिलता था, टेडी बियर बनाता था और लोगों को सेल करता था। मैंने देखा मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, मैं खूब सारे टेडी बियर बनाने लगा। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा और लोगों को रखूँगा। फिर मैंने क्या किया, 2 और लोग रखे, एक व्यक्ति रखा फिर सिलने के लिए, वो सिल रहा है, मैं प्रोडक्ट ला के बेच रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि यार एक अकेले 2 लोग नहीं कम कर रहे, काम और बढ़ रहा है, मतलब हम बढ़िया टेडी बियर बना रहे हैं, खूब बेच रहे हैं, तो 2 लोगों से काम नहीं बनेगा, और लोगों को रखेंगे, ऐसा रखते चले जाएंगे ना। किसी को हमने सिर्फ
बाइंग एंड सेलिंग के लिए रखा हुआ है, किसी को मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है, किसी को लाइक समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट रोल हो जाएंगे, फिर अकाउंटेंसी, बिलिंग, राइट? क्या बोलते हो आप लोग? मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा तो मैं ऐसे करूँगा ना, ठीक है? तो जब ये सारे लोग आते जुड़ते चले जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लोगों के कामों को डिवाइड करना पड़ेगा कि भैया सिलाई कौन करेगा, प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, प्रोडक्ट कौन बेचेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, ओके, ठीक है, हमारा अकाउंट कौन मैनेज करेगा, राइट? यस, डायग्राम भी बनाना। सुनिए सुनिए सुनिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क फंक्शन एक चार्ट पेपर पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा मेरा चार्ट बनेगा। क्या बोलते हो आप लोग, सही में ऐसा ही होगा? अगर मैं 5 लोगों की टीम चला रहा हूँ तो सिंपल सिंपल सा एक सिंगल लाइन खींचूंगा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये इसके साथ ये इसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन अगर 200 लोगों की कंपनी हो गई, पूरी कंट्री में बेच रहा हूँ टेडी बियर, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़ हो जाएंगे मेरे पास, टेडी बियर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो जाएंगे, छोटा बड़ा मीडियम, है ना, रुई वाला, मिट्टी वाला, कैसा भी, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे तरीके के। तो उनके हिसाब से मेरे फंक्शंस भी बढ़ते चले जाएंगे। आसान है, इन्हीं बढ़ते हुए फंक्शंस और कामों के हिसाब से मैं लोगों को डिवाइड कर दूंगा सेक्शन वाइज, ओके। इसके लिए जो मैं हिरार्की डिज़ाइन बनाऊंगा, या हिरार्की मतलब जो जो ट्री डिज़ाइन बनाऊंगा, ट्री वाला, ऐसे पेड़ वाला, एक के नीचे 3, 3 के नीचे 4, ऐसा, अब जितने भी हो सकते हैं उसको हिरार्की डिज़ाइन बोलते हैं, हिरार्की सबऑर्डिनेशन बोलते हैं, राइट? सुनिए, यस, नहीं 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 नहीं, वो क्या है, वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, वो नहीं बनेगा, है ना? वो वहाँ पे आपको सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट में समझाना था। वो मतलब बनते तो वैसे ही हैं हर्ष, बट वो क्या है, वो मॉडल है, वो क्या है, मॉडल है, वैसा यूज़ नहीं करते हम लोग। हमारे पास तो आप असली लोगों को यूज़ करेंगे ना, हम तो राम नाम रखेंगे, राम स्वरूप मैनेजर, ठीक है, विश्व स्वरूप कोई दूसरा, ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर, ये इसके ऊपर है, ऐसे लेवल वाइज, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, दिल्ली में कोई मेरे ऑपरेशंस देख रहा है, कोई देख रहा है कहाँ पे, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, अलग अलग एरियाज़ में डिपार्टमेंट मैनेजर में रख दूंगा, सॉरी एरिया मैनेजर रखूँगा, उनके ऊपर मैं एक रीजनल डायरेक्टर रखूँगा, पर्टिकुलर रीजन, राइट? तो ये क्या होगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जितनी बड़ी मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स और जो है बड़ा होता चला जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग, यस और नो? ईजी है, इस सब को मत देखो यार, ये सब कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे समझाते समय मत देखो, लेकिन समझा दिया है तो अब देखो, ध्यान से सुनना, मुझे लग रहा है अब आपको एकदम मस्त मज़े से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। An organization structure is principally hierarchical perception of subordination of entities that work together and add to serve one universal aim. एक दुकान में सारे लोग काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसको एक डिज़ाइन के थ्रू हम लोग एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सिंपल, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिटेलर एंड द साइज ऑफ द फर्म। मेरा टाइप क्या है और मेरा जो फर्म का साइज़ क्या है, इसके हिसाब से जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो डिफ़र करेगा। एक सिंगल स्टोर वाला जो रिटेलर होगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन जो एक नेशनल चेन वाला होगा ना, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पंजाब, है ना, ऐसे जिसके बहुत मतलब बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स होंगे, वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा उस सिंगल स्टोर वाले से, राइट? समझ रहे हो, है कि नहीं? मुझे लग रहा है निदा और कृष्ण को समझ नहीं आ रहा। निदा, कृष्ण, ओम बख्शी, तुम भी बोल रहे हो ये बात? अच्छा, क्यों भाई, क्या नहीं समझ में आया इसमें, ये बताओ। लिखूंगा कैसे ये तो खुद लिखना पड़ेगा। सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये एक तरीके का जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर, जिसमें होती है हिरार्की।
हिरार्की क्या होती है भैया? हिरार्की होती है ऐसे, ध्यान से देखना, ये टॉप लेवल मैनेजर है, इसके नीचे 3 लोग, अब इसके अंदर 2 लोग, इसके अंदर 4 लोग, फिर इस पर्टिकुलर के अंदर 3-4 लोग। तो ये अब अगर ध्यान से बनाते चले जाएंगे तो ये लेवल वाइज बनेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये आप देखोगे हिरार्की बन रही है ना, सबऑर्डिनेशन हो रहा है फंक्शंस का, सबऑर्डिनेशन। लोग लोअर लेवल पे ज़्यादा काम करते जाएंगे, उसको मैनेजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, अथॉरिटी कम होगी। गाइस, ओम बख्शी, विश्वजीत, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इनके फंक्शंस के बेसिस पर हम इनको एक तरीके से प्लानिंग के थ्रू इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, राइट? रिपोर्टिंग किसकी कैसी रहेगी, मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइज़र कौन होगा, लीडर कौन होगा, वर्कर कौन होगा। आप अपनी भाषा में इसे समझा सकते हैं, ये अगर यहाँ की भाषा थोड़ी कम समझ आ रही है तो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सिंगल देखो, सुनो, हाँ, सिंगल दोनों के लिए बता देता हूँ, सुनो। जैसे कोई सिंगल स्टोर हो गया अपने पास, ध्यान से देखना, एकदम सुंदर स्टाइल बनाएंगे, अभी देखना, 1 सेकंड बस सुनो। अगर अपने पास कोई सिंगल स्टोर है तो उसका ओनर है, उस ओनर के पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास, ठीक है? इसके पास होगा कौन? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या? बाइंग के लिए प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, बाइंग, सेलिंग, ठीक है, फाइनेंस, ठीक। और क्या हो सकता है? बाइंग, सेलिंग, फाइनेंस और HR। लो भाई, ये हो गया IT। बस एक व्यक्ति रखा हो जिसने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर रहा है, वो सब देख रहा है, ठीक। तो एक छोटी सी दुकान बन गई ना अपनी, राइट? लेकिन अगर यही बड़ी दुकान होती, दुकान से मतलब आप स्टोर समझा करो, अगर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टोर होता तो देखो क्या होता, ध्यान से, ओनर देख लेगा, HR और मैनेजमेंट वगैरह खुद कर लेगा, फाइनेंस के लिए उसको अकाउंटेंट चाहिए होगा, अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। हाँ, बाइंग के लिए कोई मार्केट में खड़ा हुआ है, सेलिंग के लिए कोई स्टोर पे है, IT वाला कंप्यूटर वगैरह देख रहा है, वेबसाइट वगैरह, है ना? तो ये 3-4 लोग चाहिए होंगे, बस ये चला लेंगे छोटी सी दुकान। अब मान लेते हैं एक बड़े से CEO, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसी कंपनी में, इसके पास 3 अलग अलग जो है डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, ठीक है। इन सभी डायरेक्टर के अंदर अलग अलग टीम्स हैं, है ना? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ओ, ठीक है। यस, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इनके साथ भी होता है कभी कभी, मतलब सिमिलर सी पोस्ट होती है, ये इनके जस्ट नीचे होता है, मतलब इनसे कंसल्टेंसी भी लेता है और इन दोनों के साथ काम होता है मिला के, फिर राइट? यस, ठीक है। आप देख रहे हो अब इनके पास 2 जनरल मैनेजर या 1 जनरल मैनेजर, नीचे 2 जनरल मैनेजर। तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया है, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ वर्क हो रहा है ना यार। इन सबके लोगों के काम जो है नीचे हल्के होते चले जा रहे हैं, है ना? काम घटता चला जा रहा है ना, डिफाइन होता चला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती चली जा रही है, राइट? और जैसे आप टॉप लेवल पे जाएंगे, काम भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और पावर भी बढ़ती चलेगी, राइट? सो दिस इज अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओके? अभी क्लियर है? ओम लिखना तो खुद ही पड़ेगा। ओम कह रहे हैं मेरा सवाल तो पूरा नहीं हुआ, समझ तो मेरे को पहले ही आ गया था। ओम बख्शी, यही बात थी क्या? समझ तो पहले भी आ गया, लेकिन लिखूंगा क्या? देखो, लिखने के लिए आपको कंटेंट बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
कुछ चीज़ें जो है वो आप ऐड कर सकते हो कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, जो ओनर मैनेजर होगा वो एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग के थ्रू सभी के सभी एम्प्लॉयज़ को हम एक फंक्शनल फॉर्म में सबऑर्डिनेट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फंक्शंस आप सब लोगों के बता दो, डिपार्टमेंटलाइजेशन बता दो, इस तरह के 2-4 फंक्शंस आपको वहाँ पर समझा देने होंगे। आगे बढ़ें। यस 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 राइट। अच्छा देखिए, मान लेते हैं ओनर मैनेजर या ओनर हो गया या जो टॉप लेवल मैनेजर हो गए, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, कूटनीति बनाते हैं कि हम काम कैसे करेंगे, ठीक। इसके बाद होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ ओनर मैनेजर को रिपोर्ट करता है, इज इट, है ना। तो ये क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल करेगा अकाउंटेंट। फिर आ गया हमारा मर्चेंडाइज मैनेजर। ये हमें बताएगा कि जितने भी मर्चेंडाइज हैं, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा लाना है, कौन सा नहीं लाना, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन किसका करवाना है, किसका नहीं करवाना, क्योंकि ट्रेंड लाना है ना, इसको ट्रेंड के हिसाब से बताना है जी भैया ट्रेंड अवेलेबल है हमारे पास, जो ट्रेंडिंग चल रहा ना, वो रिप्ड जीन्स जो भी है वो अपने पास मिलता है, वैसे बताना उसको। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के लिए मर्चेंडाइज मैनेजर जिम्मेदार होगा। स्टोर मैनेजर स्टोर के मैनेजमेंट के लिए, HR मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसके अंडर होंगे कौन, सेल्स पीपल। ओके, तो इस तरीके से जो एक सिंगल स्टोर है वो ऐसे दिखेगा आपको। गाइज, आर यू गेटिंग मी? यस। नहीं, आपको देखो राइटिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो और आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो, और ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। राइटिंग पार्ट आपका, जैसे मान लेते हैं एक चेयरमैन या CEO है किसी कंपनी के, अब यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है मर्चेंडाइजिंग के, फिर डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर, फिर उसके अंदर बायर, ठीक है, जो उसके लिए इस मर्चेंडाइज मैनेजर के लिए बाय करेंगे। गाइस, आप लोगों के माइक ऑन है, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक अनलेस यू आर नॉट स्पीकिंग और नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, राइट। ओके, थैंक यू फॉर दिस। आगे चलते हैं, सुनिए। वाइस प्रेसिडेंट पहले मर्चेंडाइज के आएंगे, अब इसके बाद डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर, डिवीज़न के हिसाब से अलग अलग डिविजन्स में होंगे। इसके बाद इन डिविजन्स के अंडर ना सिंगल डिवीज़न में अलग अलग बायर होंगे। इन सभी बायर के पास एसोसिएट असिस्टेंट बायर होंगे जो डिफरेंट प्रोडक्ट अलग अलग वेंडर से ख़रीद रहे होंगे, राइट। सो इस तरीके का। अब यहाँ पे प्लानिंग के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो मर्चेंडाइज प्लानिंग के लिए डिविजनल प्लानिंग मैनेजर हैं। फिर मैनेजर्स ऑफ प्लानर्स, कि सभी प्लानर्स के मैनेजर्स हैं। फिर प्लानर्स आएंगे, फिर एसोसिएट असिस्टेंट प्लानर्स, ओके। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, इनके अंडर सारे के सारे मार्केटिंग का पूरा टीम होगा। वो बिल्कुल अलग बात है, तो उसका स्ट्रक्चर ही अलग बनेगा, इसलिए यहाँ पे, राइट नाउ। तो दूसरा CEO, वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ द स्टोर, वाइस प्रेसिडेंट विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर प्लानिंग देखते हैं, ये रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, स्टोर मैनेजर्स, रीजनल मर्चेंडाइज प्लानर्स। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन रिसोर्स के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिनेंस के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस के। ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहेंगे किसके, CEO के। और CEO किनको कंट्रोल करेगा, इन सभी लोगों को। सो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे CEO नहीं COO लिखना चाहिए था, मुझे गलती से यहाँ पे CEO लिखा हुआ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ओके। और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ओके। आगे, अच्छा कभी कभी क्या होता है चीफ, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपल्सरली है कि दोनों एक साथ ही काम करें। आगे बढ़ें। सवाल संख्या 4, समय हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज, और कितने मेजर सोर्सेज हैं जो इस श्रिंकेज को जन्म देते हैं। श्रिंकेज का मतलब क्या, अंग्रेजी में सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, यस और नो, है ना, बहुत आसान है। तो भैया हमसे क्या पूछा है, इन्वेंट्री सिकुड़ गई है हमारी। इन्वेंट्री मतलब क्या, जितना माल अपने पास रखा हुआ था सब सारा माल सिकुड़ गया, नहीं 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 नहीं,
इसका मतलब इन्वेंट्री में जितना सामान आपने रखा था वो कम हो गया है पहले से। सिकुड़ने का मतलब क्या, वॉल्यूम कम हो जाना, ठीक है। तो ऐसे समझो, इन्वेंट्री में जितना भी सामान रखा था अब कम हो गया है पहले से। ये क्यों हुआ है, हमें तो पहले इन्वेंट्री श्रिंकेज को समझाना है। सो इट इज़ कंसर्न विद द प्रिवेंशन ऑफ डिसअपियरेंस। सुनो, डिसअपियरेंस, गायब हो जाएगा कोई मर्चेंडाइज और करेंसी, कहाँ से, अकाउंट से, स्टोर से, या फिर जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है उससे। तो जब भी कोई मर्चेंडाइज या करेंसी गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए जादुई तरीके से, तो क्या हुआ है, मर्चेंडाइज जो इन्वेंट्री है वो श्रिंक हो गई है ना, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं ग्रेप्स है, आपने सूखने के लिए उसे रखा, किसमिस बनाना आपको, या अच्छा नहीं सूखने के लिए रखते उसको तो चाशनी में डालते हैं, खैर। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ किया आपने, तो श्रिंक होता है ना वो, हमें नहीं पता चलता पानी कहाँ गया, उड़ गया, हमें थोड़ी दिखा, उड़ गया, गया है इसमें से निकल के गया है, लेकिन गया कहाँ पता नहीं, ठीक है। इसी तरह से स्टोर के अंदर जो मर्चेंडाइज होता है, या तो वो चोरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बिना बिलिंग के बाहर चला जाता है, या फिर आया ही नहीं होता, ठीक। इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करती हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज को। इवेंचुअली ये क्या है, एक लॉस है स्टोर का, ओके, है ना। इन्वेंट्री मतलब क्या, अपने पास जितना सामान है, इसका श्रिंकेज मतलब इस सामान में कमी आ गई है। मान लेते हैं अपने पास 10 लाख रुपए का सामान था, हमने ख़रीदा 10 लाख रुपए का सामान, अभी प्रोक्योर कराया, और हमने फिर 1 महीने में 3 लाख रुपए का सामान बेच दिया। अब अपने पास कितने का बचना चाहिए, क्या बोलते हो। लेकिन बच रहा है 6,90,000 रुपये का, तो बताओ बाकी कहाँ गया, 10,000 गायब हो गए, ठीक है। ये श्रिंक हो गया है, ठीक है। 10% श्रिंकेज, सॉरी 1% श्रिंकेज आई है 10 लाख के हिसाब से, 1% श्रिंकेज आई है ना। अच्छा एक बात और, 1% श्रिंकेज इज अलाउड, ठीक है। 1% की श्रिंकेज जो है वो अलाउ की जाती है, मतलब इतना हो सकता है, लेकिन इसको भी मिनिमाइज़ करो ना। क्यों हो रहा है ये, जब आप ऑडिट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना श्रिंकेज हुआ है, रीचेकिंग करोगे आप, ओके। चलिए, तो ऑडिट, आपको ये इन्वेंट्री श्रिंकेज समझ में आ गया। इट इज़ कंसर्न विद द प्रिवेंशन ऑफ disappearance of merchandise and currency within the store. Most retail establishments take a physical inventory annually, while some do semi-annually. This is the activity termed as stock taking. When the count is complete, the difference between actual inventory on hand and what it should be according to the purchase and sales record, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो श्रिंकेज आता है ना, जो हम खुद से काउंट कर रहे हैं, मतलब ऑडिटिंग जब कर रहे हैं, तो जब हमने खुद से गिना, मान लेते हैं हर्ष गोपाल मेरे पास आए, बोले सर ये 2,000 रुपये का छुट्टा दे दो। मैंने कहा ठीक है, 10-10 रुपये के नोट निकाल के दिए। 2,000 का छुट्टा मतलब कितने नोट आने चाहिए हर्ष, 200, है ना। अब क्या हुआ, आपने मुझसे 200 नोट तो ले लिए, मैंने यहाँ पे गिन के, मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि 200 नोट चले गए, पर जब आप घर पे जाके गिन रहे हो तो एक्चुअली आपके रिकॉर्ड में तो 200 नोट हैं, पर घर पे आके पता लगा इसमें 2 नोट कम है, ठीक। तो जो एक्चुअल इन्वेंट्री है वो जो रिकॉर्डेड इन्वेंट्री है उससे क्या है, कम है। ये जो डिफरेंस आया यही क्या है, श्रिंकेज है, ओके। चलिए, उसकी वजह से श्रिंकेज आता है, वो श्रिंकेज नहीं है, उसकी वजह से श्रिंकेज है। श्रिंकेज क्यों हो सकता है, मान लेते हैं आपका नोट गिर गया हो हर्ष, तुमने रास्ते में कुछ खा लिया हो सकता है, किसी ने छीन लिया हो, जेब फटी हो, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो श्रिंकेज के भी तो वो क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, वो भी एक श्रिंकेज का रीज़न है, वो रीज़न है श्रिंकेज का, क्यों हो जाती है श्रिंकेज। आपके मैनेजर से गलती हो गई लिखने में, उसने लिखा 400, मान लेते हैं ऑनलाइन जो आपके पास ऑन हैंड इन्वेंट्री है उसको लिखा 400 नोट है अपने पास, असल में गिनेगा तो कम है, तो वो गलती से लिखा गए थे 400, होने चाहिए थे 200, ओके। तो वो क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से श्रिंकेज आपको दिख रहा है। कभी कभी होता भी है, गलती से आप लिख देते हैं 190 और वहाँ पे आपको कुछ और दिखता है, राइट, यस जी। शैलेश, कंटिन्यू करते हैं शैलेश के सवाल तक, हेलो बोल के गायब। नाउ व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज। पहला है एम्प्लॉय थेफ्ट,
आपके एम्प्लॉय ही, समझ रहे हो, घर का भेदी सामान चुराए नहीं। अकॉर्डिंग टू नेशनल रिटेल सिक्योरिटी सर्वे, द नंबर 1 सोर्स ऑफ श्रिंकेज, नंबर 1 सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री गिर रही है ना, उसका रीज़न कौन है? घर का भेदी, मतलब समझ रहे हो, एम्प्लॉय थेफ्ट। सम ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉय थेफ्ट इंक्लूड डिस्काउंट अब्यूज़। डिस्काउंट अब्यूज़ समझते हो? जैसे मान लेते हैं आपका कोई दोस्त आया, अब हर्ष बोबाल क्या कर, हर्ष बोबाल का एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं किसी और का एग्जांपल। अर्जुन शर्मा किसी रिटेल स्टोर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ही इज़ अ सेल्स पर्सन, राइट। मैनेजर के पास तो बात पहुँचेगी तो थोड़ा नाम खराब होता है। सेल्स पर्सन अर्जुन शर्मा, राइट। तो अब मैं गया, तो मैंने कहा अर्जुन अच्छा बहुत बढ़िया जगह जॉब लगी आपकी, इनकी MNS में जॉब है, मार्क्स एंड स्पेंसर्स। तो वहाँ मैं गया, मैंने कहा एक टी शर्ट खरीदनी है मुझे, और वो टी शर्ट का प्राइस था 2000 रुपीज़, ओके। अब डिस्काउंट था 10%, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैं अपने साथ 4-5 दोस्त और लेके गया, और डिस्काउंट क्या है कि एक बार में एक ही मिल सकता है, पर इन्होंने बहुत सारे तरीके मुझे बताए कि ऐसे ऐसे करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। वो जो कंपनी ने ये डिस्काउंट रखे थे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, चले जस्ट वेट अ मिनट, ये जो कंपनी ने डिस्काउंट रखे थे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, वो अलग अलग एरियाज़ के लिए रखे थे, अलग अलग सिनेरियो के लिए बचा के रखे थे। लेकिन क्योंकि सेल्स पर्सन को सारे डिस्काउंट पता होते हैं, तो इन्होंने, अर्जुन ने मुझे सारे के सारे डिस्काउंट बता दिए और मैंने सारे डिस्काउंट यूज़ कर लिए, ओके। तो क्या ये डिस्काउंट अब्यूज़ नहीं हुआ? एक बार में सबको सारी चीज़ें बता दूँगा, राइट। और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि मैं अपना एम्प्लॉय डिस्काउंट भी लगा दूंगा बाद में, हमारे एम्प्लॉय कार्ड से पे करोगे तो और कम पड़ेगा। इससे तो अगर लगातार ऐसा करते रहे तो श्रिंकेज तो आएगा ही, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अब्यूज़ कि कंपनी के क्रेडिट, समझा नहीं, समझा नहीं का मतलब देखो कृष्ण, अगर आप एक शॉप पे काम कर रहे हो और आपको पता है 10% का डिस्काउंट मिलता है नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन कंपनी ने आपको बोला है कि अगर कस्टमर जाने ही वाला हो सिर्फ तब आपको 15% का डिस्काउंट अलाउ करना है, वो भी मुझे फ़ोन करने के बाद, ठीक। मतलब थोड़ा ऐसे नाटक करना है कि नहीं 15% का दे नहीं सकते, मतलब ऐसे 15% का है तो, लेकिन सबको नहीं दे सकते ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसने ज़्यादा परचेज़ करा है तो दे दो। लेकिन कृष्ण, अगर तुम सबके साथ ऐसे 15% का डिस्काउंट देते रहे तो आपको नहीं लग रहा आप इस फ़ायदे, आप इस ये जो ऑफ़र इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो कृष्ण, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डिस्काउंट अब्यूज़, रिफ़ंड अब्यूज़। मान लेते हैं रिफ़ंड अब्यूज़ कैसे होता है, कुछ कंडीशंस में प्रोडक्ट रिफ़ंड नहीं होता, लेकिन अब कृष्ण ने बोला ठीक है टूटा हुआ ले आओ ना यार, हम बोल देंगे यहीं टूट गया था, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम बोल देंगे ठीक है ले आओ चुपचाप, ठीक है। बट उस कंडीशन में रिफ़ंड नहीं हो सकता, तो वो फिज़िकली डैमेज प्रोडक्ट लेकर आ रहा है स्टोर में, जिससे स्टोर को नुकसान होता है। इससे भी क्या होगा, इन्वेंट्री रिड्यूस होगी, इससे भी हमारा जो है श्रिंकेज आएगा, आगे चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे लॉसेस, ठीक है। इन्वेंट्री, एम्प्लॉय थेफ्ट मतलब मर्चेंडाइज को दुकान से डिसअपियर कर देना, ठीक है, समझ रहे हो। आगे शॉपलिफ्टिंग, दुकान में कस्टमर जब सामान चुराते हैं, नहीं कस्टमर कभी सामान नहीं चुराते, कस्टमर बिना बिल कराए सामान ले जाते हैं, ठीक है, याद रखना है, कस्टमर सामान नहीं चुराते, कस्टमर बिना बिल कराए सामान। शॉपलिफ्टिंग क्या है, कमिंग इन एट अ क्लोज सेकेंड इज़ शॉपलिफ्टिंग। तो जो नेशनल रिटेल सिक्योरिटी सर्वे है उसमें ये पता लगा कि जो दूसरा बड़ा रीज़न है वो क्या है, शॉपलिफ्टिंग। कस्टमर थेफ्ट अकर थ्रू आउट कंसीलमेंट, अल्टरिंग और स्वैपिंग प्राइस टैग्स। पता है, लोग सुनो, तरीका पता चल रहा है, प्राइस टैग को स्वैप कर दो, महंगे वाले का सस्ते वाले में लगा दो, सस्ते वाले का महंगे वाले में। तो जो महंगे वाले में सस्ता वाला टैग लगाया है ना, अब उस पर जाके बिलिंग करा लो, सिंपल है, बच गए पैसे। शैलेश, इट्स अनएथिकल, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, शॉपलिफ्ट का एक्चुअल मतलब दुकान से सामान चुराना, दुकान से सामान चोरी हो जाना, ठीक। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। एक तो बड़ी दिक्कत आती है एथिक्स सिखाते समय ना, हमें जो है जो थेफ्ट वेज हैं वो बताने पड़ते हैं, थीफ वेज। तो ये तरीके बताते फिर लोग सीख जाते हैं, तो वो यूज़ भी करने लग जाते हैं। आपको यूज़ नहीं करना है, बस सीखना है, अवेयर रहना है। सुनो आगे,
ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। मान लेते हैं आप क्या कस्टमर क्या कर रहा है, एक ट्रॉली से सामान खरीदा, उसकी बिलिंग हो गई है। अब वो क्या करे, जिसकी बिलिंग नहीं हुई ना उसको डाल दे बिलिंग वाले प्रोडक्ट में कि सर इसकी तो बिलिंग हो गई थी, हो गई हटाओ। ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे, बिना, देखो वो सामान नहीं चुरा रहा है, वो बिना बिल कराए सामान ले जा रहा है। समझ रहे हो आप? ठीक है। सो बाय शॉपर, हाँ, 10 बिलियन डॉलर का, सुनो, 10 खरब रुपए, सॉरी 10 खरब डॉलर कितने होते हैं समझ में भी नहीं आ रहा। इतना पैसा जो है हर साल चोरी होता है, इतने का नुकसान होता है हर साल। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। मान लेते हैं आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपने क्या किया है, आपने प्रोडक्ट तो मंगाए थे, बाइंग सेलिंग करी थी, बाइंग सेलिंग की रिपोर्ट आपके पास है। ऑडिटिंग रिपोर्ट में आपने क्या किया, थोड़ी ना गड़बड़ हो गई आपसे, ऑडिट करते समय आपने ज़्यादा प्रोडक्ट लिख दिए, थोड़ी आप काउंटिंग नहीं करना चाह रहे, एक शेल्फ काउंट किया, एक शेल्फ के सारे आइटम्स, उसको मल्टीप्लाई कर दिया शेल्फ, नंबर ऑफ शेल्फ से। हो सकता है किसी शेल्फ में थोड़े कम प्रोडक्ट हो, वहाँ से कुछ एरर आ जाएगा, राइट। तो रियल श्रिंकेज नहीं पता चली। ऑडिट करना मतलब रीचेकिंग करना अपने सभी स्टोर के सामान की। जब आप घर से निकलते हो ना अर्जुन, तो सारे बैग में सामान लेके निकलते हो, लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले एक बार ऑडिट कर। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑडिट, इसको एग्जैक्ट ऑडिट नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट ऑडिटिंग फाइनेंशियल टर्म्स में यूज़ किया जाता है, राइट, जब हम टैली करते हैं। ठीक है, ताला 2 बार चेक करना और खींच के कि खुल रहा है ना, वी इंडियंस ओनली डू दिस। ताला लगाया है फिर खींच के चेक करना है, और वो भी 2 बार, थोड़ी दूर जाने के बाद दोबारा वापस आके। फिर आता है वेंडर फ्रॉड। वेंडर फ्रॉड भी क्या है, स्मॉलेस्ट परसेंटेज है, मतलब श्रिंकेज इससे बहुत कम होता है। वेंडर भी आपसे फ्रॉड कर लेते हैं। पता है क्या करते हैं, आपने जितना प्रोडक्ट बोला है उतना भेजेंगे ही नहीं, आप कौन सा सारा चेक कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा होता है। हाँ, इससे भी श्रिंकेज आता है। डिफेक्टिव सामान आपको मिल जाए, ठीक है, या एक्सपायरी प्रोडक्ट आपको मिल जाए मिला के किसी चीज़ में, ठीक, दो। हाँ हाँ, विश्वजीत आपकी आवाज़ कम आ रही है, कुड यू प्लीज़ रिपीट। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक जी। सिकुड़ जाना, हाँ, उसका कोई रिकॉर्ड, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहाँ, नहीं, कहाँ, ये कौन सा एग्जांपल दिया मैंने खरीद के खाने वाला। उनको याद नहीं रहा ना, अगर उनको याद होता तो काउंट थोड़ी करते, याद होता तो काउंट करते, काउंट नहीं करते क्या, याद होता तो। ऐसा कभी होता है कि बिना मतलब याद भी है लेकिन फिर भी नहीं काउंट करूँगा क्योंकि मैंने खा लिया तो कोई बात नहीं, ख़त्म, वो तो भूल गया मैं जानबूझ के, ऐसा होगा क्या। उसका तो रिकॉर्ड रहेगा ना, जब रिकॉर्ड नहीं है तभी तो श्रिंकेज बोल रहे हैं। अगर रिकॉर्ड हो अपने पास, उसको पता है कि मैंने खाया है, तो वो लिखेगा ना कि 200 रुपये का, 20 रुपये का मैंने छोले भटूरे खा लिए, सिंपल है, राइट शैलेश। तो उसका रिकॉर्ड रहेगा उनके पास। और अगर वो भूल गए, मैं तो कह रहा हूँ भूल गए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सम लॉस प्रिवेंशन मेथड्स, आप कैसे बच सकते हो श्रिंकेज से। भैया स्टोर मैपिंग कर लो, नाप लो कौन सा सामान कहाँ कितना कैसे रखा हुआ है, और इसके लिए आप हर हफ्ते घूमो अपने स्टोर के एजाइल में, ठीक है, वहाँ जाओ, पता करो अच्छा इस बार कितना बचा है, कितना बिका, सेल्स रिपोर्ट दिखाओ, बाइंग रिपोर्ट दिखाओ, चेक करते रहो अगर आप स्टोर मैनेजर हो तो। अगर बड़े बड़े स्टोर्स हैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हो भैया, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 20-25% की चपत लगने वाली है, इतना तो हो ही जाएगा। 20% नहीं तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-7% तो आपको लग ही जाएगा, मतलब
इतने का तो हो ही जाता है चलो, अगर आप बार बार रीचेकिंग नहीं कर रहे हो, स्टोर मैपिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए, वायरलेस लैन का मतलब है जितने भी आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसको एडमिन रूम से आप ऐड कर दोगे, मतलब जितने भी पीओएस हैं, बिलिंग सिस्टम है, स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड सिस्टम, जितने भी सारे हैं, ठीक, इन सबको एक जगह आप एक नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर दोगे विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ कनेक्ट कर दोगे जिससे आप सारी सर्विलेंस वगैरह रख पाओ, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन कर पाओ, ओके। फिर आता है बारकोड स्कैनिंग। बारकोड स्कैनिंग पता है क्या करता है सर? बारकोड स्कैनिंग से भी कम हो सकता है क्या? यस, अगर आपने परचेज़ किया है, इन्वेंट्री इन्वॉर्ड करते समय आप बारकोड स्कैन करके सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लो कि भैया इतना सामान हमने स्टोर के अंदर आ गया है, और जब आप सेल करो तो आप क्या करो, उसी बारकोड को स्कैन कर करके सेल करो, तो आपको ये पता रहेगा कि कितना आया था कितना गया, बीच का डिफरेंस भी आपको पता रहेगा, राइट। और बाकी सभी टूल्स को यूज़ करके आप पता लगा पाओगे श्रिंकेज का रीज़न क्या है। सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब है बार बार आपको क्या करना है, सेंट्रली ट्रैक करता रहना पड़ेगा फिजिकल स्टॉक को, वेरियस लोकेशंस पे जो स्टोर्स में रखी हुई हैं, इन सभी लोकेशंस पे आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं और आपका जो सामान है वो सुरक्षित है स्टोर में या नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज समझ में आ गया होगा, कौन से मेजर सोर्सेज हैं श्रिंकेज के, ये भी समझ में आ ही गया होगा, राइट। चलें आगे। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन असेट्स। असेट पे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। असेट क्या है भैया? असेट आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा जो है प्रोडक्ट या सर्विस है, सॉरी सर्विस तो नहीं हो सकती, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी मशीनरी है, ऐसे गुड्स हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन फाइंड द रिटर्न ऑन एसेट्स। कुछ तरीके हम आपको बता रहे हैं, वैसे 2 ही तरीके बता रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑन टोटल नेट असेट वैल्यू, जितना आपका टोटल नेट असेट वैल्यू है उसके ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट, जो भी आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया है, जस्ट अ मिनट, ऐसा क्यों हो गया, कभी कभी वो विदाउट स्पेस ऑन हो जाता है। यस सुनिए, सो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करें, डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग द इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेस विद द नेट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स। पूरे असेट की वैल्यू को सारे प्रॉफिट के साथ जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो नेट असेट वैल्यू जो है आपको, नेट प्रॉफिट जो है टोटल असेट वैल्यू पे पता चल जाएगी। सिंपल है, राइट। द सेट वैल्यू विल बी इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो कन्वर्टिंग द सेम इनटू द परसेंटेज, आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना रेशियो को 100 से। जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए का है, सॉरी 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ है ना ये, हाँ 1 करोड़ रुपए का है, और इंटरेस्ट आपका है ये 1 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है आपका? 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन है आपका 3 लाख रुपए, और टैक्स आपका है 1,20,000 रुपये। कैरी फॉरवर्ड असेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी 1 करोड़। 10 नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या, इंटरेस्ट घटाएंगे, डेप्रिसिएशन टैक्स, तीनों चीज़ें घटा देंगे, तो 4,80,000 रुपये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इस 4,80,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 97, सॉरी इसमें से 30,000 घटाने के बाद, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, ठीक है। टोटल अपना पास जितना असेट है, भैया असेट भी तो घटेगा ना, असेट भी तो डेप्रिशिएट होगा, यस और नो, ठीक है। यस, असेट डेप्रिशिएट हुआ कितना? 30,000 रुपये, तो 97 लाख रुपए अपने पास आ गए, ठीक है। 97 लाख रुपीज़ 1 करोड़ में से। तो अब क्या हुआ, 4,80,000,
ये 10 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया ना यार, सॉरी ये 10 करोड़ 1 लाख, ये देखो ना कितने ज़ीरो हैं यार, 1 कॉमा, सही तो है, देखो ना वरुण। अच्छा यहाँ यहाँ, हाँ हो गया, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे ही है। सुनो, मुझे लग रहा है अभी सही है। तो आप क्या करोगे, जितना भी टोटल प्रॉफिट आपके पास नेट प्रॉफिट आया है 4,80,000 का, उसको नेट असेट वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, तो आया रेशियो, आया रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.95% का इसने जो है रेट ऑफ रिटर्न दिया है। कम नहीं है आपको नहीं लग रहा? ठीक है, वैसे चलो चल जाएगा, असेट है अपने पास, वैल्यू इंक्रीज़ भी होती है कभी कभी। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ आया? ये नहीं समझ आया? ऐसा समझो, जितने रुपए का, मान लेते हैं आपने कोई कार खरीदी, ठीक है, उस कार को आपने टैक्सी बना के चलवाया 1 साल, ठीक, 1 साल टैक्सी बना के चलाया, कार की असल वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है, कार थी, मान लेते हैं करोड़ वाली कार है यार, कौन सी, क्रेटा, कोई करोड़ वाली कार बताओ भाई, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की कोई कार है। अब इस कार ने 1 साल बाद आपको कितना पैसा कमा के दिया, ठीक, ये कार जब 1 साल बाद कमा के पैसा देगी आपको, तो उसकी कार की वैल्यू कम हो जाएगी ना 1 साल बाद। पहली बात तो कार की भी वैल्यू कम होगी, और उसके बाद ये पैसा भी कमा के देगी, लेकिन जो पैसा कमा के देगी उससे वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होगी। तो जैसे इस कार ने आपको कमा के दिए इस केस में 10 लाख रुपए, ठीक, कार ने पूरे साल में 1 करोड़ की कार ने 10 लाख रुपए कमा के दिए, पर दिक्कत कहाँ है, 1 करोड़ की कार थी, 10 लाख कमा लिए, बहुत बढ़िया, नहीं, गड़बड़ है इसमें। अब इसका जो इंटरेस्ट आप निकालेंगे वो है 1 लाख, ठीक है, मतलब कि इतना आना चाहिए था। डेप्रीसिएशन क्या है आपका, 3 लाख रुपए डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक, मतलब जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई वो 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए दोनों की डिक्रीज़ होगी, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, करोड़ की भी और इसकी भी। तो आपने निकाल लिया, नेट कैलकुलेट किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट यार 10 लाख में से ही होगा, किसने करोड़ लिखवा दिया मुझसे, ग्रॉस प्रॉफिट तो 10 लाख का ही हुआ ना, ठीक है। इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपए, डेप्रीसिएशन हुआ 3 लाख रुपए, टैक्स आ गया 1,20,000 रुपये, ठीक है, इन सबको हम घटा देंगे तो आ जाएगा 4,80,000 रुपये हमारे पास नेट प्रॉफिट, जो हमारी जेब में जाएगा वो पैसा अपने पास 4,80,000 रुपये। अब हमारा जो नेट असेट वैल्यू है, इंटरेस्ट मतलब ये जो वैल्यू डिक्रीज़ होती है पैसे की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट है ये, हाँ हाँ, 10 लाख का 1 लाख रुपए कम हो गया यहाँ पे, राइट। अच्छा, तो नेट एसेट वैल्यू, कैरी फॉरवर्ड एसेट वैल्यू, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, 3 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन हुआ, 97 लाख आ गया अपने पास, कैलकुलेट कर लिया हमने डिवाइड करके, नेट प्रॉफिट से नेट एसेट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न आ जाएगा, राइट। नो वरीज नो वरीज। हाँ, आगे चलते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टोटल नेट असेट वैल्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, so this is calculated by the dividing the gross profit earned by adjusting the depreciation and taxes, but after adjusting the interest, and this being taken as a part of expenses of the business. So for example, इसको ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल में आप समझोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट इज 10 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये घटा दिया, 9 लाख रुपये अपने पास आ गया। नेट असेट वैल्यू 3 लाख की डेप्रीसिएशन आपके पास वैसी ही होगी, मतलब 30% डेप्रीसिएशन मान लेते हैं, है ना, सॉरी 3%, माफ़ी चाहता हूँ, 3% डेप्रीसिएशन, 3 लाख रुपए घट गए, 97 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसमें से हमने कट कर दिया, मतलब सिर्फ आफ्टर द इंटरेस्ट जो वैल्यू निकाल के आएगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे, और अगर परसेंटेज निकालना होगा इंटू 100 भी कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट,
ठीक है, चलिए राइट नाउ so these are two methods of calculating return on assets. आप इस क्वेश्चन को अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप कर देना. 8 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 ही करने हैं. सो आपको बॉदर नहीं होना है आंसर के साथ, परेशान नहीं होना है वहाँ पर. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स इन रिटेल ट्रेड, एक्सप्लेन एंड स्टेट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ड्राइवर्स. ड्राइवर क्या होते हैं? ड्राइवर कुछ नहीं है भैया. ड्राइवर कौन है? आपकी गाड़ी का जो गाड़ी चलाता है. यहाँ पूछा गया है जो रिटेल ट्रेड करता हो, जो रिटेल के बिजनेस को चला के आगे ले जाए, वो क्या है? उस रिटेल ट्रेड का ड्राइवर है. सेल किसकी वजह से आगे बढ़ती है? फैक्टर्स. ओके, द फैक्टर्स दैट आर द कॉज फॉर सेल, फॉर बिजनेस, फॉर ट्रेड, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं रीजंस फॉर सेल्स. ठीक है, यही क्या है? ड्राइवर्स हैं. ओके, किस वजह से सेल हो रही है? तो 2 तरीके के, रिलेक्टेंट और दूसरा वाला गाइस, हर्ष बोबाल, टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स. ठीक है, पहला कौन सा था वरुण? रिलेक्टेंट. ठीक है, हाँ, रिलेक्टेंट ड्राइवर और टैक्टिकल ड्राइवर्स. राइट, ये ड्राइवर्स क्या होते हैं? दीज आर द फोर्स, दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से सेल होती है, जिनकी वजह से बिजनेस आता है, जिनकी वजह से जो पूरा का पूरा सिनेरियो, ये जो बिजनेस ट्रेड है, ये चल रहा होता है. राइट, क्लियर. सो ये जो रिटेल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन है ना, इनके अंदर अनबिलीवेबल प्रॉस्पेरिटी ऑफ डेटा होता है अबाउट द न्यूमरस एस्पेक्ट. राइट, जिससे और इसी डेटा से हम क्या कर सकते हैं? रिटेल के कंज्यूमर बिहेवियर को ड्राइव कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ को स्टोर के जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है. प्रमोशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है. प्रॉफिट ड्राइवर्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है. और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है विद द रिटेल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन. सो गाइज, रिटेल सेल का जो बढ़िया ड्राइवर है वो कौन है? ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन. ओके, सुनिए. अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रिटेल ट्रेड ड्राइवर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? भैया ये रहे सारे नंबर्स. ब्रांड पोजिशनिंग, रिलेक्टेंट और टैक्टिकल. ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे सब ड्राइवर्स आते हैं. ड्राइवर्स मतलब कुछ नहीं, फैक्टर्स दैट कॉज सेल, दैट ब्रिंग्स बिजनेस. ड्राइवर्स इज नथिंग, ड्राइवर्स आर द फोर्स. रिलेक्टेंट एंड टैक्टिकल. रिलेक्टेंट ड्राइवर्स वो होते हैं जो आपके नेम, फेम, वैल्यू, क्वालिटी की वजह से आ रहे हैं. दीज आर रिलेक्टेंट ड्राइवर्स. ठीक है, जिनमें आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा. ठीक है, जो चेंज नहीं होते बार बार. राइट, है ना? यस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा है टैक्टिकल ड्राइवर, जहाँ पे भैया आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है. टैक्टिकल ड्राइवर्स में आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी वो ड्राइवर्स काम करेंगे. जैसे प्रमोशनल. प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक ऐसा ड्राइवर है जिस पर आपको कुछ टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, तभी आपका प्रमोशन वर्क करेगा, वरना प्रमोशन काम नहीं करेगा. क्या बोलते हैं आप लोग? यस और नो? इज इट? हाँ, यस यस. सो दीज आर टैक्टिकल ड्राइवर्स. अच्छा, कौन कौन से रीजन है भैया इन ड्राइवर्स के सक्सेसफुल होने का? ब्रांड पोजिशनिंग, आपके ब्रांड की कितनी बढ़िया वैल्यू है. स्टोर पोजिशनिंग, आपके स्टोर की कितनी बढ़िया वैल्यू है. ठीक है, टारगेट कस्टमर कौन है जिनको आप कैटर कर रहे हो. प्रमोशन स्कीम कौन कौन सी चला रहे हो. वॉक इन्स, कितने सारे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, कितना रेट ऑफ कन्वर्जन आपके कस्टमर्स दे पा रहे हैं आपको. टिकट साइज़ कितना है कस्टमर्स का. राइट, ओके. सो दीज आर व्हाट? दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ड्राइवर फॉर रिटेल ट्रेड, जिससे आपकी रिटेल ट्रेड अफेक्ट होती है. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स. ओके, चलिए. यस, टिकट साइज़ का मतलब होता है एक मान लेते हैं, सुनिए. टिकट साइज़ का मतलब होता है बिल साइज़. जब आप पूजा सामान खरीदने जाते हो किसी दुकान से, तो मैक्सिमम कितने रुपए का सामान खरीदते हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली.
कोई 500, ठीक है। तो अगर आप मतलब सारे के सारे अपना एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज आएगा 250-300 के आसपास, राइट। सारे के सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को, जितने भी आप सामान खरीदने जाते हो, कभी 50 रुपये का भी, 20 रुपये का भी, 50, 100, 150, 300, 1000, 200 ऐसे भी खरीदने जाते हैं। जब इन सभी का एवरेज निकाला जाएगा तो वो क्या है, एवरेज टिकट साइज़। टिकट साइज़ का मतलब होता है बिल साइज़। मान लेते हैं मैंने शादी की शॉपिंग करी है तो मेरा बिल साइज़ बहुत बड़ा होगा, मेरा टिकट साइज़ उस टाइम बहुत बड़ा होगा, यस और नो। मेरे जो टिकट वैल्यू होगी उस टाइम, यानी कि जो बिल वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं। भाई मैं अपने लिए सूट खरीद के लाऊंगा, बाकी सारे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, है ना, राइट। अगर किसी रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, क्या बोलते हो, शादी की शॉपिंग महंगी होती है ना, उस टाइम बिल साइज़ मेरा बड़ा होगा। जब मेरा बिल निकल कर आएगा तो पता चलेगा ना, पूजा बहुत बड़ा बिल आएगा, वही क्या है, टिकट साइज़ है। उस टाइम मेरा टिकट साइज़ बड़ा है, ठीक। इसी हिसाब से टिकट साइज़ स्टोर का भी होता है। हमने आज दुकान में कितने सारे कस्टमर्स ने हमसे सामान ख़रीदा और कितने सारे हमने बिल निकाले, जितनी सेल हुई नंबर ऑफ़ बिल से जब डिवाइड कर देंगे, दोबारा सुनना, दोबारा से, मान लेते हैं आपके पास आज कुरियर कराने वाले 200 लोग आए, मान लेते हैं 50 लोग आए, ठीक है, सिंपल हल्का रखते हैं, 50 लोग आए। अब ये 50 लोग ने 100 रुपये वाले कुरियर कराए, ठीक है, कि कोई 100 का करा रहा है, कोई 50 का करा रहा है, कोई 30 का करा रहा है, इस तरीके से अपने कुरियर करा रहे हैं, 30, 50, 100, 200, 150, 500, 1000। जब आप इनके 50 बिल निकालोगे, अब ये 50 बिल होंगे, किसी किसी का 50 से ज़्यादा बिल होगा, कोई 2-3 कुरियर लेकर आएगा अलग अलग लोकेशन के लिए, तो आप अलग अलग बिल निकालोगे। ये जो सारे बिल को जब सेल से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज टिकट साइज़ आ जाएगा कि एवरेज कस्टमर हमारा कितने रुपए का सामान खरीद रहा है, वही क्या है, टिकट साइज़ है कस्टमर का। ओके पूजा, बाकी लोगों को समझ आ रहा है। टिकट साइज़ बिल साइज़ होता है। बिल साइज़ मतलब जितने रुपए का हम सामान खरीद रहे हैं, पर्ची पे जितना लिखा हुआ है, जितने रुपए का सामान अपने पूरे दिन में बेचा है, नंबर ऑफ पर्चियों को डिवाइड कर दो, कितनी पर्ची में सामान बेचा हमने, सिंपल आसान है। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 7 पहले किया हुआ था, बेसिक रोल ऑफ कैशियर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कैशियर। चलिए बहुत बढ़िया, यू गाइस आर ऑसम। कंटेम्प्रेरी रिटेल फॉर्मेट किया हुआ है, अरे कंटेम्प्रेरी और दूसरा कौन सा था, कन्वेंशनल। विनय ने, आप ना उस दिन क्लास जल्दी छोड़कर चले गए थे, मुझे याद है, ठीक है ना। मर्चेंडाइज डिस्प्ले मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, और ब्रेक इवन एनालिसिस पहले भी कराया जा चुका है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ईएएस पहले भी हो रखा है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2016। आज हमने पूरा क्वेश्चन पेपर किया है, मतलब थोड़ा जुगाड़ से किया है कि पहले करे हुए थे क्वेश्चंस, तो देख रहे हो आप लोग। अब कोई मीम फेंक के मार देगा, देख रहा है विनोद कितनी चतुराई से चैप्टर ख़त्म कराया जा रहा है, ठीक है। ओके गाइस, चलिए आपके कोई सवाल विद्यार्थियों। यस शैलेश पूछिए। ठीक है, हाँ दिया जा सकता है, मैं आपको वहाँ के लोकेशंस, लेकिन पर एग्ज़ाम 6,000 रुपये लगेंगे आपके, वहीं होगा। एग्ज़ाम फीस जो फॉर्म दोगे आप, फॉर्म भरोगे वहाँ पे 6,000 रुपये लेंगे सेंटर वाले पर एग्ज़ाम। 300 दिरहम लेंगे आपसे, 300 दिरहम को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जो सेंटर वाले होंगे उनको देना पड़ेगा, वही फिल कर पाएंगे आपका फॉर्म, आप अकेले नहीं फिल कर पाओगे, वहाँ पे सेंटर नहीं चूज़ कर पाते आप ऐसे। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जाओगे ना फिर आप, तो इंटरनेशनल पैसा दो, 6,000 रुपये पर एग्ज़ाम, जो यहाँ 200 रुपये दे रहे हैं बच्चे। वाह, ठीक है। 18,000 रुपये देकर आप चुपचाप यहाँ पर आके एग्ज़ाम देके दोबारा वापस चले जाना, शैलेश, ठीक है।
वरना ऐसे 5 एग्ज़ाम होंगे। ठीक, हाँ यस यस बिल्कुल कर सकते हैं। वो लोग वहाँ वहाँ की फ़ीस अलग है, इंटरनेशनल फ़ीस अलग है। ठीक है शैलेश, हाँ इंटरनेशनली इंटरनेशनली रह के सुनिए, इंटरनेशनली रह के आप यहाँ पर आके पेपर दोगे तो यहीं की फ़ीस लगेगी। हाँ ये सोनाली, जी जस्ट सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सोनाली वेट करो, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली क्लास में। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो, और ये था 2016 का क्वेश्चन पेपर।